नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई 2023 की। और दोस्तों, इससे पहले हमने जून 2023 का करंट अफेयर्स टोटल 7 वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। 6 वीडियो में दोस्तों हमने घटनाओं को डिस्कस किया। 7वें वीडियो में हमने उनसे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हो सकते थे, पॉसिबल जो बन सकते थे, वो आपके लिए लाए हुए हैं। तो दोस्तों, वो करंट अफेयर्स जून का पहला प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको जाकर के आप प्रैक्टिस करिए। और सारी वीडियो जो 7 के 7 वीडियो जून से संबंधित है वो आप लोग देख डालेंगे तो जून का करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा। दोस्तों, आज जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारी शेयर कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, जिसपे हम दोस्तों डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू और पीआईबी का करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी में। और बहुत सारी जो अपडेट्स होती हैं चैनल से संबंधित वो भी शेयर की जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर ही। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स जुलाई 2023 में आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा इस चैनल पर जो अपलोड होने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली घटनाक्रम से और बात करते हैं वो कौन सी ऐसी घटना है जो आपके लिए है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों, आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देश के बाहर आईआईटीज के कैंपस बन रहे हैं, यानी देश के बाहर अर्थात दूसरे देशों में। तो आइए चर्चा करते हैं कि न्यूज आखिर क्या है। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के परिसर विदेशों में स्थापित करने की शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। दोस्तों, इस योजना के तहत पहला कैंपस जो है वह तंजानिया के जंजीबार में पहला कैंपस स्थापित हुआ है। और ये कैंपस किस आईआईटी से संबंधित है? वह संबंधित है आईआईटी मद्रास से। और दोस्तों, इसके तहत दूसरा कैंपस बन रहा है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, जो कि आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आप पहला कैंपस तंजानिया के जंजीबार में, दूसरा कैंपस संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी अबू धाबी है उसमें बन रहा है। तो जंजीबार वाला आईआईटी मद्रास से रिलेटेड है, अबू धाबी वाला आईआईटी दिल्ली से। ये चीज आप लोग जरूर याद रखना। अब दोस्तों, नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बाद से यह पहला ऐसा मौका है जब देश के बाहर आईआईटीज के कैंपस स्थापित किए जा रहे हैं। तो 2 देश हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक तंजानिया और दूसरा ये संयुक्त अरब अमीरात। तो अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैप है वो यूनाइटेड अरब अमीरात का है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का है ये पूरा मैप। और दोस्तों, यहां पर आप पर्शियन गल्फ के तट पर देखेंगे अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। यहीं पर अबू धाबी के अंदर जो आईआईटी दिल्ली का परिसर है वह स्थापित हो रहा है। और अबू धाबी दोस्तों पर्शियन गल्फ के तट पर स्थित है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, ये मैप की लोकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर कतर आप देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ, ओमान इधर साइड में देख रहे हैं, और इधर दक्षिण में सऊदी अरब। तो आपको बॉर्डर कंट्रीज भी समझ में आ गए होंगे कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा दोस्तों जंजीबार देखना है तंजानिया का। तो तंजानिया दोस्तों अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है और उसी देश का एक आइलैंड है जंजीबार। तो अफ्रीका का तंजानिया, ये तंजानिया का मैप आप देख रहे हैं, और ये है जंजीबार आइलैंड। और जंजीबार आइलैंड पर ही दोस्तों
स्थापित किया जा रहा है आईआईटी मद्रास का एक परिसर, कैंपस। ठीक है, ये दोनों देश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आप न्यूज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना आप लोग, और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको मैं डाल देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी दूसरी न्यूज है जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023। तो जन विश्वास विधेयक जो है वह लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उसी के संबंध में हम बात करेंगे कि आखिर जन विश्वास विधेयक क्या है। और दोस्तों यहां पर आप चित्र के अंदर नई संसद की तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले जो संसद हमारी इससे पहले हुआ करती थी वह गोल थी, लेकिन इसका आकार तिकोना टाइप का है, तो ये नई संसद भी आप देख सकते हैं। तो आइए न्यूज की चर्चा करते हैं। दोस्तों जो जन विश्वास विधेयक 2023 पारित हुआ है उससे संबंधित क्या कुछ प्रावधान है वो पहले ही मैं आप लोगों से डिस्कस कर देता हूं। तो दोस्तों जन विश्वास विधेयक 2023 के तहत न्यायालय में मुकदमों का बोझ कम करने तथा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए अनेक छोटे छोटे अपराधों के मामलों में कारावास की सजाओं के प्रावधान को अब समाप्त कर केवल जुर्माना का प्रावधान ही रखा जाएगा। दोस्तों इससे पहले क्या होता था कि छोटे छोटे अपराधों के लिए भी व्यक्तियों को जेल की सजा सुना दी जाती थी, लेकिन अब क्या होगा कि जो संगीन अपराध नहीं है, जो सीरियस कैटेगरी के अपराध नहीं है, उनके लिए अब क्या किया जाएगा, सिर्फ उनके लिए जुर्माने का ही प्रावधान लगा दिया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि जेल भेजने से दोस्तों मानसिक प्रक्रिया भी होती है, इंसान की सामाजिक प्रतिष्ठा भी उससे हर्ट होती है अगर किसी छोटे मामले के लिए भी वो जेल जाता है तो, और साथ ही कानूनी प्रक्रियाएं करने में काफी वक्त जाया हो जाता है, तो इसलिए अब केवल जुर्माने के आधार पर ही सजा देकर के छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों जो जन विश्वास विधेयक है 2023 उसको 27 जुलाई को लोकसभा में पारित कर दिया गया, और इस विधेयक के जरिए दोस्तों 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 मुकदमों कानूनों के 183 प्रावधानों में क्या किया गया, संशोधन किया गया। 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन किया गया जन विश्वास विधेयक के तहत। अब दोस्तों अनेक मामलों में जुर्मानों के आरोपण के लिए अदालती कार्यवाही की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। साथ ही जुर्माने की राशि में 3-3 वर्ष के अंतराल पर 10-10% की वृद्धि का भी प्रावधान विधेयक के अंदर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो विधेयक है जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 उसे 22 दिसंबर 2022 को ही लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद इसे संसद की जो संयुक्त समिति होती है उसको भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जन विश्वास विधेयक 2023 से आपके लिए इतनी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस की जाती है, बेकार की चीजें आपसे डिस्कस करके आपका समय खराब नहीं किया जाता और घटनाओं को लेकर के आपको पजल भी नहीं होना पड़ता। तो चलिए आइए तीसरी न्यूज देखते हैं क्या है। दोस्तों हमारी तीसरी न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बाघ गणना से संबंधित है। बाघों की गणना से संबंधित है, और बाघों की गणना से इनकी संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और इससे आज अभी भी पूछे जाने की संभावना है। साथ ही दोस्तों जो 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर चला था उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं इस वर्ष, इसलिए भी ये बाघ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को हम आगे अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे फिलहाल इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों बाघ गणना से रिलेटेड 5वें चक्र की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो इस 5वें चक्र की रिपोर्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों देश में बाघों की संख्या के संबंध में जो रिपोर्ट है वह 4-4 वर्ष के अंतराल के पश्चात पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो बाघों के संबंध में जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे 5वें चक्र की जो रिपोर्ट है वह मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई को 2023 को कहां, जिम कार्बेट पार्क में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया।
अब दोस्तों इस पूरी लाइन में दो तीन फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रिपोर्ट कहां पर जारी की गई, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में, और जिम कॉर्बेट पार्क कहां है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, जिम कॉर्बेट कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ताजी जनगणना जो हुई उसके अनुसार, इस रिपोर्ट में जो बताया गया उसके अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या 3167 से 3925 तक संभावित है। 3167 ये मिनिमम है और 3925 ये मैक्सिमम है, यानी कि मिनिमम तो 3167 बाघ हैं, जो कि 2022 की जनगणना में भी ये चीज आई थी, जो चौथे चक्र की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 2022 में, वो उसमें 3167 बाघ थे। अब जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें एक जो है संभावना व्यक्त की गई कि 3925 बाघ भी हो सकते हैं। और दोस्तों 2022 में बाघों की औसत संख्या निकाली गई 3682। तो इन 3167 और 3925 के बीच की एक संख्या ली गई और एवरेज के रूप में 3682 बाघ मान लिए गए। ठीक है, अब दोस्तों जो बाघों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, तो टाइगर स्टेट कहा जाता है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और यहीं पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है, और राष्ट्रीय पार्कों के मामले में भी एमपी सबसे अधिक है। तकरीबन 9 राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बताना एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं इन राष्ट्रीय पार्कों में। ठीक है, अब दोस्तों इस रैंक में तो पहले नंबर पर सर्वाधिक बाघों के मामले में मध्य प्रदेश आ गया। अब कर्नाटक जो है दोस्तों 563 बाघों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है, और दोस्तों जबकि 560 बाघों के साथ उत्तराखंड इस सूची में तीसरे स्थान पर आता है। तो दोस्तों सर्वाधिक बाघ कहां, मध्य प्रदेश में, दूसरा नंबर कर्नाटक का और तीसरा नंबर उत्तराखंड का। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जिसमें यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, वह दोस्तों बाघों की संख्या में देश में सर्वाधिक है, यानी कि 260 बाघ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर आते हैं। और अगर इस फैक्ट में कुछ बदलाव की जरूरत है या ये गलत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वैसे ये जो फैक्ट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें देख लेना बिग कैट काउंट, और इसमें अलग अलग वर्षों में आंकड़े दिए गए हैं कब कितने बाघ थे। जैसे 2018 में 2967, 2022 में 2167 और 2006 में बहुत कम थे। अब देखिए एक चीज ये देखिए, बाघों की जनसंख्या जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। ठीक है, जबकि इसको यहां से देख सकते हैं, इधर लाएंगे तब बढ़ेगी, लेकिन हाँ एक बढ़ोतरी के लिए ये सिंबल अच्छा है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बाघों से संबंधित कुछ जो शब्दावलियां हैं उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों शुरू में ही मैंने प्रोजेक्ट टाइगर की बात की थी, तो दोस्तों यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, विस्तार से नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू किया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, और यह क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। अब दोस्तों यह जो है जो प्रोजेक्ट है वह देश के अंदर राष्ट्रीय पार्कों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है और इनकी जनसंख्या में वृद्धि के लिए भी ये कदम उठाता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर की जनसंख्या में वृद्धि, उनका बेहतर पुनर्वास, ठीक है, ये सब सुनिश्चित किया जाता है। अब दोस्तों इसी से संबंधित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एनटीसीए को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स जो है यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण
इसी मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, ये चीज आप लोग याद रखना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और दोस्तों इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए टाइगर टास्क फोर्स ने ही जो है सिफारिश की थी। और दोस्तों एनटीसीए का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत किया गया है। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी अभी आपको आगे दिखेगा। दोस्तों यहां पर एक शब्दावली और इंपॉर्टेंट होती है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, यानी कि बाघ मानक। तो सीए का मतलब होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड, और ऑब्लिक टी का मतलब और एस का मतलब होता है टाइगर एश्योर्ड। तो कंजर्वेशन एश्योर्ड बाघ मानक जो है वह मानकों का एक समूह होता है जो बाघ स्थलों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघ संरक्षण, मतलब उनका प्रबंधन ऐसा हो रहा है कि बाघ संरक्षण सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड ये भी एग्जाम के अंदर आता रहता है और आने की संभावना होती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की बॉडी है, पूछा जा सकता है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है वो तो पूछ ही लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के पूरा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम टाइगर की थोड़ी सी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो टाइगर है उसकी विभिन्न सूचियों में संकट की स्थिति क्या है। तो जो भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 1 के अंदर टाइगर को शामिल किया गया है। अब जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है यानी कि IUCN वो एक रेड लिस्ट जारी करता है जो वन्यजीव हैं उनके स्थिति के संबंध में कि उनकी संरक्षण स्थिति कैसी है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड लिस्ट के अंदर बाघ को विलुप्ति के कगार पर रखा गया है। ठीक है, और दूसरा वन्यजीव एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है यानी कि साइट्स, उसमें इसको परिशिष्ट वन के अंदर रखा गया है। तो ये तीनों फैक्ट्स आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइगर से संबंधित इतनी बातें आप लोग याद रखना। चौथी योजना है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023। अब इसको 2023 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2023 में शुरू हुआ है। तो राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू हुआ है। देख लेते हैं कब, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को भाषण देते हुए आप देख सकते हैं, और सिकल सेल एनीमिया की जो एक बायोलॉजी में तस्वीर बनाई जाती है वो भी आपको वायरस की दिख रही है। और दोस्तों आइए शुरू करते हैं योजना को। तो दोस्तों 1 जुलाई 2023 को याद रखना, 1 जुलाई 2023 वह डेट है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन यानी कि उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। कहां, MP के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। और दोस्तों लाभार्थियों को जो इसके लाभार्थी होंगे उनको सीकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड भी वितरित किया गया है। तो एक कार्ड जो है वितरित किया गया है उनकी स्थिति को लेकर के। अब दोस्तों इस मिशन का जो उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों विशेष रूप से जो आदिवासी के आबादी वाले एरिया होते हैं उनके बीच सीकल सेल रोग से उत्पन्न जो गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान है उसको सुनिश्चित करना। और दोस्तों ये जो लॉन्चिंग है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में 2047 तक सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो याद रहे 2047 उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया का। जो एनीमिया है, सीकल सेल एनीमिया है, उसके उन्मूलन को 2022 को लक्ष्य के रूप में लेकर के चला जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि सरकार का सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष
को रखा गया है। तो 2047 ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि सीकल सेल एनीमिया को पहली बार घोषणा कब किया गया। तो 2023 का केंद्रीय बजट जो था उसके अंदर राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की घोषणा की गई थी। शुभारंभ तो 2023 में 1 जुलाई को किया गया, लेकिन केंद्रीय बजट जो था जो फरवरी में प्रकाशित होता है उसमें ही जो वित्त मंत्री थी उन्होंने इसकी घोषणा की थी। दोस्तों, देश के सर्वाधिक 17 जो प्रभावित जिले हैं सिकल सेल एनीमिया से, उनको जो है लक्षित किया गया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार, उत्तराखंड, इनके 278 जिलों में यह मिशन जो है लागू किया जाएगा। वैसे तो पूरे देश में ही जहां जहां इस तरह की समस्याएं से सुबेद लोग रहते होंगे, वल्नरेबल कैटेगरी के लोग रहते होंगे, वहां पर इस योजना को लागू किया जाएगा। धीरे धीरे इसका विस्तार सभी राज्यों तक यानी कि संपूर्ण देश तक कर दिया जाएगा। तो सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सीकल सेल एनीमिया की बात चल रही है तो इसकी डिटेलिंग जाने बगैर हम कैसे रह सकते हैं। तो आइए सीकल सेल एनीमिया के विषय में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सीकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रक्त संबंधी रोग है। तो ये किस तरह का रोग है? वंशानुगत है, आनुवंशिक है। यह रोग दोस्तों अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक होता है। ये याद रखने वाली बात है। दोस्तों, जो सिकल सेल एनीमिया है वह रोगों का यानी कि विकारों का एक समूह है, पूरा ग्रुप है, जो कि हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। ब्लड का एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, उसको प्रभावित करता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का एक अणु है। जो हीमोग्लोबिन है ब्लड का एक पार्ट है जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो आपको समझ आ गया कि हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है। तो पूरे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का फ्लो बनाए रखता है, वही हीमोग्लोबिन है। अब दोस्तों, इस रोग से पीड़ित होने में हीमोग्लोबिन एस नामक एक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को अर्धचंद्राकार आकार में क्या कर देता है? विकृत कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब दोस्तों, ये जो है रोग वह रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचने से रोक देता है। आप समझ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन को अगर इसने इफेक्ट कर दिया, हीमोग्लोबिन ही कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अब हीमोग्लोबिन को ही अगर ये डिफेक्ट कर देगा, विकृत कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो शरीर के अन्य हिस्सों में जो है रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं। और जब रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन शरीर के हिस्सों में पहुंचेगी नहीं, तो आप जानते हैं कि इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। अंतिम परिणाम क्या होता है? डेथ। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यह गंभीर दर्द पैदा कर सकता है जिसे सीकल सेल क्राइसिस कहा जाता है। तो सीकल सेल क्राइसिस ये शब्दावली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि सीकल सेल क्राइसिस क्या होता है। तो इसमें जब सीकल सेल एनीमिया के अंदर गंभीर दर्द पैदा होता है उसको सीकल सेल क्राइसिस कहा जाता है। दोस्तों, समय के साथ सीकल सेल रोग वाले लोगों के यकृत, गुर्दे, फेफड़े, हृदय और प्लीहा सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई थी। तो प्लीहा सहित जो समय के साथ जो यह रोग है उसमें कौन कौन से शरीर के हैं? यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय और प्लीहा सहित अन्य जो अंग है उसको नुकसान पहुंचता है। और इस विकार की जटिलताओं के कारण दोस्तों क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ मैंने आपको बताया कि इसका अंतिम कारण क्या होता है, अंतिम रूप होता है कि डेथ हो जाती है। अब दोस्तों, इसका उपचार कैसे अवेलेबल है? तो इसका उपचार मेडिसिन है, रक्त आधान है यानी कि ब्लड चढ़ा सकते हैं, और कभी कभी अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण जो है वह करके भी इससे निजात पाई जा सकती है। इसका एक उपचार का एक
रूप है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिकल सेल एनीमिया को मैंने बहुत ज्यादा आसान तरीके से बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, जो हमारी पांचवी योजना है, पांचवी न्यूज है, वह है तमिलनाडु के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना कि आथूर पान के पत्ते कहां पाए जाते हैं, आथूर गांव में, कहां, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का जिला कौन सा है, थूथुकुडी। आइए थोड़ा सा न्यूज देखते हैं। और ये आर्थर पान के पत्ते जो हैं ये यहां पर आपको दिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु का थूथुकुडी जिला के आर्थूर पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, तमिलनाडु जो प्रदेश है, राज्य है, उसका एक जिला है थूथुकुडी, उसका एक गांव है आर्थूर, जो भी आप कह सके। वहां का एक पान है स्पेशली जिसको आर्थूर पान बोलते हैं। तो उसका जो पत्ता ही, पान का पत्ता ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को क्या हुआ, जीआई टैग दे दिया गया है। अब दोस्तों, आर्थूर पान के पत्तों के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है आथूर वट्टारा वेत्रिलई निवास इगल। ये संस्था संगम, तो संगम संस्था होती है। इसको आप पुराने संगम साउथ के अंदर जो सभा या समिति होती है उसको बहुत पुराने समय से ही संगम बोला जाता है। तो इस पूरी संस्था का नाम थोड़ा सा जटिल है, आप लोग देख लेना, इसको मैं बार बार पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल नाम होते हैं साउथ के। तो इनको इस संस्था द्वारा जीआई टैग भी प्रदान किया। जीआई टैग का प्रमाण पत्र जो है इनके उत्पादकों के जो प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है इसने प्रदान किया। अब दोस्तों, प्रमाण पत्र आथूर पान के पत्तों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विपणन की अनुमति दे दिया, जिससे विभिन्न बाजारों में उसकी पहुंच बढ़ेगी। अब दोस्तों, किसी उत्पाद को जीआई टैग क्यों दिया जाता है, आपने बहुत न्यूज में सुना होगा कि फला चावल को जीआई टैग दे दिया, केले के पौधे को जीआई टैग दे दिया, या फिर किसी चीज को जीआई टैग दे दिया। तो जीआई टैग क्या होता है पता है, भौगोलिक संकेतक इसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज का जब उत्पादन होता है और वहां की स्थानीय विशेषताओं के साथ वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो उसकी पॉपुलैरिटी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उसको जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि भौगोलिक संकेतक दे दिए जाते हैं। और उससे ये बात इंडिकेट होती है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इस एरिया में बहुत ज्यादा अच्छा है और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंजप्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है, बस इतनी सी बात है। अब दोस्तों, यह जो पान का पत्ता है वह अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है, तो इसकी ये विशेषता है। और इसका उपयोग दोस्तों विशेष रूप से मंदिर उत्सवों, गृह प्रवेशों और शादियों जैसे विशेष जो अवसर होते हैं उसके दौरान किया जाता है। तो आर्थूर पान का पत्ता जो है, आप लोग कभी साउथ की शादियों में जाएं, अटेंड करें या वहां के मंदिरों में जाएं तो आर्थूर पान का पत्ता आपको वहां मिल सकता है। अब दोस्तों, एक आर्थूर गांव के आसपास एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है थामी राबरानी नदी। ये यहाँ पर उपस्थित है जो कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा देती है। स्थानीय खेतों में इसकी खेती में ये थामी राबरानी नदी जो है वो बहुत ज्यादा योगदान दे देती है, इसलिए आर्थूर के पत्ते में एक विशेष स्वाद भी आता है और इसका जो उत्पादन है वो लगातार बना रहता है। तो इसलिए अब तमिलनाडु का जो आर्थूर पान का पत्ता है उसको जीआई टैग दे दिया गया है। ये आप लोग याद रखना, पूछ लेगा कि आर्थूर पान का पत्ता किस राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये नदी, ये आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, ये नदी
ये नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस नदी की लोकेशन, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, या कहाँ पर साउथ में मन्नार की खाड़ी वगैरह में गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। ये सारी लोकेशंस आप लोग देख लेना, क्योंकि ये यूपीएससी टाइप के सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं। कोई नदी बहुत ज्यादा अगर न्यूज में आ गई किसी कारणवश इनडायरेक्टली, अगर वो न्यूज में आई है तो उसको डायरेक्टली यूपीएससी जैसे एग्जाम में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। आप तब तक के लिए दोस्तों जो कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये आपको पढ़ाने वाला मास्टर है। ठीक है दोस्तों, और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यार आप लोग ना इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट वगैरह कर दिया करिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है और प्रतिक्रियाएं आप लोगों की मिलती रहती हैं, तो पता चलता है कि आखिर क्या सुधार की आवश्यकता है, या फिर जो भी चीजें हैं हम आपके लिए समय समय पर बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अपना बेस्ट ही देना चाहिए, जिससे आप लोगों के लिए लाभदायक हो। तो चलिए मिलेंगे अन्य वीडियो में। अब इसका तो नेशनल सेक्शन हो गया, अब इंटरनेशनल सेक्शन कल आपके लिए आ जाएगा, तो आप लोग वेट करते रहिए। और इसको वीडियोस यार आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको यूपीएससी और स्टेट के जो पीसीएस होते हैं, स्टेट की जो सिविल सर्विसेज होती हैं, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। बैंक का हो गया, जहां भी यानी कि जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी के लिए जो है ये समान रूप से उपयोगी है। इवन की कोई ग्रुप डी वगैरह की भी परीक्षा हो गई, उसमें भी अगर करंट अफेयर्स आता है तो वहां ये कहीं न कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण ही साबित होगा। इसलिए सभी लोग इसको शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक और देखते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।